रहीम। देखिए, सबसे पहले जिस स्पेक्ट्रम की मैं आपसे बात करने वाला हूं इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब क्या है। हम एटम को ना एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करवाई है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम उसको जो एनर्जी देंगे उसमें तमाम वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का क्या है, देखो ये इसी तरीके से इसकी मिसाल कि आप जो हमारे करेंसी है ना, जैसा कोई करेंसी है तो उसमें हमारे पास 1 रुपया भी है, 5 रुपये भी हैं, 10 रुपये का नोट भी है, तो 50 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 500 भी है, 5000 भी है। तो समझो कि हमने सारे नोट उनको दे दिए एक शख्स को और वो उसमें से किसकी सिलेक्शन कर रहा है। पता चला वो उसमें सिर्फ 500 के ही नोट ले रहा है, बाकी नोट नहीं ले रहा। तो इससे हमें उसका पता चलेगा कि जनाब इसकी सिलेक्शन सिर्फ एक खास किस्म के नोट के अंदर है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम हर वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम जो एनर्जी उसको देंगे वो इंक्लूड करेगी तमाम वेवलेंथ को। तो हर वेवलेंथ की वैल्यू ऑफ द एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे अपने एटम को और हम देखेंगे वो उसमें से कौन सी एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसकी एक खास बात है, चूंकि हम सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जब वो सारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना हमें मैंने यहां पे लिख दिया है, वो हमें जो बैकग्राउंड होता है ना वो बिल्कुल ब्राइट होता है हमारे पास। ये ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब समझिएगा कि जिस तरीके से फर्ज करें कि हमने किसी कमरे में लाल, नीली, पीली हर रंग की रोशनी जो है ना वो इस बोर्ड के ऊपर मार रहे हैं, लेकिन सारी रोशनी आ रही हैं लेकिन उसमें से ग्रीन रंग की रोशनी यहां पर नजर नहीं आ रही। ये मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी सारी रोशनियां नजर आ रही हैं, तो वो जो सारी रोशनी नजर आ रही होगी उसको आप क्या बोलोगे, ब्राइट बैकग्राउंड। और उसमें से जो मिस हो रही होगी वो रोशनी की जगह पर जो रोशनी यहां नहीं पहुंच पा रही होगी वहां पे एक ब्लैक सर्कल सा बन जाएगा या वो जगह ब्लैक नजर आ रही होगी। समझ रहे मेरी बात, कि हमने इस हिस्से में ग्रीन को फॉल करवाया, ग्रीन यहां पे रेड को, फिर ब्लू को, फिर येलो को, इस तरीके से हम मुख्तलिफ कलर कर रहे हैं। तो वो जो ग्रीन वाला है वो नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या नजर आएगा, वो ब्लैक, क्योंकि जहां लाइट नहीं होती वहां डार्क होता है और बाकी सारे रंग हमें नजर आ रहे होंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्राइट बैकग्राउंड होगा जिसमें डार्क लाइंस होंगी। तो डार्क लाइंस क्यों है, मैंने लिख दिया है कि एब्सेंस ऑफ लाइट, वो रोशनी वो क्या कर चुका होगा, एब्जॉर्ब कर चुका होगा। ये इसी तरीके से जिस तरह आपने उसको तमाम करेंसी नोट दिए और जब आपने वापस लिए तो तमाम करेंसी नोट थे लेकिन 500 का जो नोट था वो उसमें से मिस था, यानी समझे कि वो स्पेसिफिक वैल्यू है जो कोई उसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब ये जो है इसकी दो टाइप्स हैं, लाइन एंड कंटिन्यूस। अच्छा, ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन का मतलब ये है कि एक्चुअली हम जो भी स्पेक्ट्रम ले रहे होते हैं ना, तो ये जो पूरा समझ लो प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर का में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जिस तरीके से एक पार्ट मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो ये है कि हम एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्कोप का मतलब है जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम को देखने वाला एक स्कोप होता है हमारे पास। वो जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ना, उसमें से जो लाइट गुजर के हमारे पास आती है ना, उसमें होती है स्लिट्स, जो चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाते हैं, स्लिट्स वगैरह पढ़ाते हैं। तो स्लिट का मतलब होता है नैरो ओपनिंग। तो वो कुछ समझ लो कि इस तरीके से रेक्टेंगुलर शक्ल की ओपनिंग है। तो अगर इस तरह से मैं दोनों हाथ ऐसे कर लेता हूं तो सामने से जो लाइट आएगी वो इसे टकरा के रुकेगी और जो इसमें से गुजरेगी लाइट वो एक बिल्कुल लाइन सी बना लेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बिल्कुल इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि शायद किसी खास वजह से लाइन बन रही है। लाइन का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप है उसकी जो स्लिट्स हैं जिसमें से लाइट गुजर के आ रही है वो रेक्टेंगल शक्ल की है। ये मेरी बात समझ गए? तो ये लाइन का मतलब एक्चुअली वो है जो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लाइन क्या। अब ये बात कुछ इस किस्म की है, देखो मैं इसको इस तरह बताता हूं कि ये हमारे पास है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये थोड़ा सा प्री रिक्विजिट है कि मैं ये समझूंगा कि आपको ये बात मालूम है कि एटम जिस इनिशियल स्टेट के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं, ये स्टेबल स्टेट में होता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जिस तरह मैं मिसाल देता हूं आमतौर पे कोयले की, कि कोयला जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो उसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, तो उससे कोई हीट नहीं निकल रही होती, तो वो कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट। फिर हम उसे क्या करते हैं, उसको दहकाते हैं, मतलब उसको हीट देते हैं, तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो जब हम उसको साइड पे रख देते हैं हीट से निकाल के, तो वो रेड जो होता है, रेड कलर उसका नजर आ रहा होता है और वो हीट हमें दे रहा होता है, लेकिन वो हीट दे रहा है तो आस्ता आस्ता क्या हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है। और एक वक्त ये आता है कि वो कोयला दोबारा से ठंडा हो जाता है, मतलब दोबारा से कौन सी स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट में।
तो हर चीज वापस ग्राउंड स्टेट में जाना चाहती है। तो एक्चुअली इसका मतलब यह है कि एक ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद एक खास किस्म का एक एनर्जी का गैप है। ये जो एनर्जी का गैप है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा एटम जो है उसमें, इसको मैं कह लेता हूं कि शेल नंबर 1, ठीक है, कौन सा शेल कह रहा हूं, शेल नंबर 1। तो ये मेरा कौन सा शेल है, शेल नंबर 2 है। शेल को जरा हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास है कोई शेल नंबर क्या है 3, उसके बाद मेरे पास क्या है कोई शेल नंबर 4 है। इनके दरमियान गैप भी कम होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद होगा, एक्चुअली एनर्जी लेने और देने का सिलसिला इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर हायर स्टेट में चला जाता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है तो हम कहते हैं एटम एक्साइटेड हो गया। यह अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेकर हायर स्टेट में जाता है तो हम एटम के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि एटम गेट एक्साइटेड। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जंप लगाकर फर्ज कर लें कि इस एनर्जी लेवल 2 के अंदर आ गया। तो या तो ये एनर्जी लेवल 1 के अंदर हो सकता है, या ये एनर्जी लेवल किसके अंदर हो सकता है, 2 के अंदर हो सकता है। इसके दरमियान की कोई एनर्जी इसके पास नहीं हो सकती। अब फर्ज करो कि जी यहां पर इसकी एनर्जी थी, हम फर्ज कर लेते हैं जिस तरीके से यहां पे एनर्जी थी 10, ठीक है, और जब वो यहां पहुंचा तो यहां इसकी एनर्जी हो गई मेरे पास कितनी 17। तो 17 में से 10 माइनस करो तो कितने का फर्क आया, 7 का फर्क आया। तो इसका मतलब यह है कि जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं उस प्रोवाइडेड एनर्जी में से 7 नंबर मिस हो जाएगा। बाकी एनर्जीज मुझे मिलेगी लेकिन 7 मिस हो जाएगा, क्योंकि ये वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब करके वो यहां से यहां पहुंच गया। इसी तरीके से अगर वो 2 से 3 के अंदर जंप करके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां उसकी एनर्जी हो जाती है मेरे पास 20, तो फर्क कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो मेरे पास कौन सी एनर्जी मिस होगी, 3 मिस होगी। तो 3 लेवल की एनर्जी मिस होगी, 7 लेवल की एनर्जी मिस होगी। ये मेरी बात समझ रहे हो? या तुम इसको अगर जूल्स में कह दो, वैसे जूल्स में होती नहीं है, हमें पता है कि एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जीज हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होती हैं, बहुत बहुत कम वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी हमने यूनिट पढ़ा है, एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो मैं ये कह लेता हूं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब मेरे पास क्या हो रहा होगा, मुझे बाकी सारी एनर्जीज मिल रही होंगी, लेकिन उस एनर्जी में से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन क्या होगी, मिस होगी। उस एनर्जी में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइन क्या होगी, मिस होगी। तो वो लाइन मेरे पास स्पेक्ट्रम में कैसे आ रही होगी, ब्लैक लाइन के तौर पे आ रही होगी, क्योंकि सब रोशनियां मिल रही हैं वापस, लेकिन कौन से वैल्यू की रोशनी नहीं मिल रही, 7 और 3। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये काम तो चलता रहा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 में पहुंचा, 4 के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्ज करें कि इस एटम को छोड़ के चला गया, और ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि ये इसके बाद की सारी वैल्यूज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर गया। तो वो सारी वैल्यूज ऑफ एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब कर गया, कि यहां से यहां तक जंप लगाने के लिए, अगर तो फर्ज कर लेते हैं ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जीज मुझे चाहिए। तो 7 और 3 10 और 1 11, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ चुकी थी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ चुकी थी। और उसके बाद जो बाकी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। यानी फर्ज करो कि अगर मुझे अपने घर से बाहर निकलने के लिए, मैं घर के अंदर, मेरे घर में कुछ 4-5 कमरे, पहले कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, तीसरे से चौथे कमरे में जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मैं एब्जॉर्ब करता रहा। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हो गया, घर से बाहर निकल गया, अब जितनी एनर्जी मुझे मिलेगी वो सारी किसमें कंट्रीब्यूट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, मुझे मूव कराने में इस्तेमाल होगी। तो हम कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। सो यहां से यहां तक जब तक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जंप करता रहा, शेल्स के अंदर जंप करता रहा, वो एक मखसूस वैल्यू ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। उसको हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी ये डिस्क्रीट वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यूज हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो बाकी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसके बाद मतलब सारी की सारी एनर्जी को क्या कर गया, वो एब्जॉर्ब कर गया। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था, एक मेटल प्लेट पे जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं तो वो क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालती है।
तो मेटल प्लेट में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी से मूव करवाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। तो ये जो कंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको आप एटॉमिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, कि एटम के लेवल पर होने वाला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो ये कंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि एक खास वैल्यू ऑफ एनर्जी के बाद वो सारी एनर्जी क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और उससे पहले सारी एनर्जी जो आप दे रहे हो, तो उसमें से मखसूस वैल्यू ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स के अंदर जंप कर रहा होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये पूरा प्रोसीजर करवाया कैसे जाता है? ये पूरा प्रोसीजर ऐसे करवाया जाता है कि जिस भी टाइप ऑफ एटम को हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी है, वो हमारे पास होते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। मतलब जिस तरह हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो ये फर्ज कर लो कि हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ गैस, होती गैस है, इन द फॉर्म ऑफ गैस हमारे पास मौजूद है। ये इंसिडेंट बीम है, यानी यहां से लाइट को मैंने किसको दिया, गैस को दिया, और फिर ये बीम बाहर आ गई। तो ये जो बीम मैंने इंसिडेंट बीम की है, इस इंसिडेंट बीम में से जो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कैसे पता चलेगा? जो ट्रांसमिटेड बीम मेरे पास बाहर आएगी, उसमें से मखसूस फिक्स वैल्यू की एनर्जीज क्या होंगी, नहीं मिल रही होंगी, तो वो हमारे पास हो जाएगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसके बाद कुछ वैल्यू के बाद आगे की तमाम वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि उसके आगे की तमाम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसने अपनी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज द प्रोसीजर। हम एक इंसिडेंट बीम देते हैं गैसियस स्टेट में एटम्स को, और उसके बाद जो बीम उसमें से बाहर निकलती है उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जीज मौजूद हैं और कौन सी एनर्जीज मौजूद नहीं हैं। इससे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि यार एटम जो है वो मखसूस वैल्यू ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी दो सारी ले गया। हमारी तरह, मैंने इंसानों की तरह काम नहीं कर रहा कि आपने उसको बहुत सारे पैसे पकड़ाए तो वो सारे पैसे लेके निकल गया, बल्कि वो उसमें से मखसूस वैल्यू को जो उसके काम की हैं सिर्फ उन्हीं को ही रखता है, बाकियों को रिलीज कर देता है, बाकियों के साथ कुछ काम नहीं करता। ओके जी। इंसिडेंट बीम का मतलब है कि ये रोशनी है जो कि हम इस पे फॉल करवा रहे हैं, वो रोशनी जो कि हम इसको दे रहे हैं। इसमें इसका मतलब होता है कि इसको मैं लिख देता हूं कि हैज ऑल वेव लेंथ। इसमें तमाम वेव लेंथ की एनर्जीज मौजूद होती हैं या लाइट मौजूद होती है, ये कह लें। ओके, और वो जब बाहर आती है तो इसमें से कुछ मखसूस वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ नहीं होती, मतलब वो इसे एब्जॉर्ब कर ली, ये कहने का मतलब है। क्लियर हो गया?